नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी इस छोटे से मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग का जो कहानी का सीरीज चल रहा था उसमें आज की कहानी है कहानी संख्या 20 और कहानी है तीसरी कसम, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। यह एक आंचलिक कहानी है और यह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ये भी प्रश्न पूछता है किसमें संकलित है? ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी का मूल जो शीर्षक था पहले क्या था? मारे गए गुलफाम। पहले जो कहानी का नाम था मारे गए गुलफाम, लेकिन जब 1966 ईस्वी में फिल्म इस पे बना तो इसका नाम हो गया तीसरी कसम। कौन सा नाम हो गया? तीसरी कसम। और पहले क्या था? मारे गए गुलफाम। इसमें जो प्रमुख पात्र है वह हीरावन है, वह नायक है और वह गाड़ी चलाता है, गाड़ीवान है। कौन? हीरामन जो है नायक है और वही गाड़ी चलाता है। दूसरा प्रमुख पात्र में हीराबाई है जो नायिका है और मथुरा मोहन कंपनी की नौटंकी में लैला की भूमिका निभाने वाली। और आगे के प्रमुख पात्र हैं लाल मोहन, धुन्नीराम, लहसनमा, पलटू दास तथा अन्य। मूलतः यह जो कहानी है सीधे साधे युवक, ग्रामीण युवक हीरामन और हीराबाई की संवेदना की कहानी है। कौन सा कहानी? तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम। तो चलिए चलते हैं मूल कहानी पे। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। कितने साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन? 20 साल से। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। क्या चीज़ ढो चुका है नेपाल से? धान और लकड़ी। कंट्रोल के ज़माने में चोरबाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है? उस ज़माने को एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी से विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी भी खुद करते थे अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्कू मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। कौन छिपा हुआ था उसकी गाड़ी में? मुनीम जी। दरोगा साहेब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर तो रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। इतना जब दरोगा कहा तो सब क्या हुआ? गाड़ी क्या हो गया? रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, जब गाड़ी चल रहा था तभी हीरामन जो गाड़ीवान था वो कहा था यह विष बिसाएगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे, हे ही मुनीम जी। ए शाला गाड़ीवान, मुँह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोड़े के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी की पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को शाला। बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा के मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दरोगा ने। 5000। फिर खोचा, उतरो पहले। मुनीम जी को गाड़ी से उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल से डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरी सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल होई खे? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया।
उसने धीरे से अपने बैलों को गले की रस्सियां खोल ली और गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा और जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाक किया, दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी इसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 मतलब वहाँ से भाग गया कौन? हीरामन। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साधकर तीनों प्राणियों ने गाड़ी को पार किया। क्या किया? गाड़ी को ही छोड़ दिया और अपने बैल को और अपने खुद क्या किया? भाग गया। झाड़ी को पार किया, बेखट बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुक्ली चाल, दोनों बैल सीना तानकर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे, पूछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। कौन कौन? दोनों बैल और हीरामन। घर पहुंचकर 2-3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसके कान पकड़कर कसम खाई थी। जब वो भागा था वहाँ से, जब लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, यहीं पे जेल हो जाएगी, तो वह भाग गया था कौन? हीरामन। तो वही उसी टाइम एक कसम खाया था। क्या कसम खाया था? कि अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी नहीं लादेंगे। चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने। उनकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ? असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहियों तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला देंगे और दूसरा बास। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी का चीज़ तो नहीं? और बास लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई तो हीरावन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखें। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया शहर वाली की बात। 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। जो नौकर था वह क्या किया? लड़की वाला जो स्कूल था उसकी ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरावन ने खैरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी है। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया है तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले और आधा बैल वाले का हिस्सा। गाड़ी बानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा कि 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से ढिरकने लगे। वाह! रस्सी टुराकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। चूँकि जो उसका गाड़ी था उस समय छूट गया था, उस समय के बाद वह गाड़ी नहीं बनवा पाया था, तो ही कह रहा है कि फिर आधेदारी करनी पड़ेगी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो। फिर पीठ पर मैं तो हूँ ही। गाड़ी वालों की दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक की कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है।
पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है कि 2 वर्ष से चंपानगर मेले में भगवती मैया उन पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई, नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा था, सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढ में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिलखोरा खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सीस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुलाती से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? मारो मत। तो जो बैठी हुई थी वो कहती है, क्या मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन, फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों में लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना था कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी से लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाले ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है और दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस विस करने लगती है उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह हर बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी तो एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकनी पिशाचनी तो नहीं है। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर फैली तो हीरामन चिखते चिखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों की टिक्कारी दी। वह जीभ की तालू से सटसटाकर टी 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 आवाज़ निकालता है। हीरामन के जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके बैलों भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम है हीरामन। तब हीरामन क्या कहता है उससे कि मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। क्या कहती है हीराबाई कि तुम्हें क्या कहूँगी? मीता कहूँ। ये भी प्रश्न बनता है कि क्या बोली थी वो। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम से फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरावन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों की झिड़की दी। कान चुनियाकर गप सुनने से ही 3 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुलाई की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? वो जो बैठी थी हीरा भाई कहती है कि मारो न बैल को, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुए। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कह के या आहा करके? उसकी भाषा में बड़े को आहा या आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराई बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल कर गप तो गांव के बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन की पुरानी चिढ़ है।
बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर में इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन फूलों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी थी, जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता, हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही थी। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही थी। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। वह क्या पूछ रहा है? हीरामन पूछ रहा है हीराबाई से कि हम बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया कि हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। उसकी जो वाइफ थी गौने से पहले मर गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। वह दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन न करने का अनेक कारण है। सबसे पहला कारण है भाभी की जिद। कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ कि 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए पर गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता है हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? हीरामन पूछता है हीराबाई से। तो हीराबाई कहती है, कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। वह कहता है कि आप कानपुर की हैं तो नागपुर भी कोई होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि हाँ नागपुर भी है, तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक्शवी के नग देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर का पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह में धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी या नैहर जाने वाली लड़की है। इसका भी अर्थ आया था एग्जाम में कि बिदागी का मतलब क्या होता है? नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की को ही बिदागी कहा जाता है बिहार में। और वही कह रहा है कि वह झूठ बोलता है यहाँ पे कि नहीं, मेरे गाड़ी पर वही बिदागी है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। जब पूछा कि यह बिदागी वाली लड़की है तो पूछा कहाँ का है, तो कह देता है छत्तापुर पचीरा। तो फिर पूछता है कि छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या कीजिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा और पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चीती कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं।
हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया, 2 पेड़ जटामसी बड़ है और उस पर फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसे ही खूब महकता है, 2 कुछ दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते हैं लोग। और उस अमराई के आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगड़ ढ्योरी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं, उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जवाना। हीरामन ने जा रे जवाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पड़ के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पकती। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली। नाम लगड़ ढ्योरी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया बड़ी हैप वाली कहानी है। सुनते हैं कि घर में देवता ने जन्म लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहेब लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने कभी पहचाना आखिर लटनी से। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली का नकर उतारते समय खूब डैम पैट लैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। उसके बाद कहती हैं कि तब क्या हुआ मीता? उसके बाद इस कथा सुनने का बड़ा शौक़ है आपको? तब कहता है हीरामन कि आपको लगता है कथा कहानी सुनने का बड़ा शौक़ है, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंस कर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी ने बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा और फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? पूछती है हीराबाई कि पटपटांग क्या है। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरों की ओर देखकर लंबी सांस ली, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा कि इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई और उसी का यह मंदिर है। वह मंदिर देखकर बताता है कौन? हीरामन। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पन के पर्दों को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बंदन गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अरत करत बानी, हमरा पर होखी सहाई है मैया, हमरा पर होखू सहाई। यह भी आता है कई एग्जाम में कि किससे लिया गया है, तो यह तीसरी कसम में यह गीत है। अब फिर इसका क्रम भी आता है कि पहले कौन सा गीत है फिर कौन सा। तो जय माँ सरस्वती सबसे पहला गीत है। घोड़ लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटमनगी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम ले लिया। सूरज 2 बास ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, 1 कोस जमीन जरा दमकर बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सरकर कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला शाहे में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किकियाने लगा था। ना जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है।
हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जवाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनमा बैरी हो गईल हमार, सजनमा बैरी हो गया सजनमा। अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई वाचे। यह दूसरा गीत है, सजनमा बैरी हो गयो हमार। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुबा नटुआ का मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहा है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। क्या जब गीत गा रहा है हीरामन तो हीराबाई कहती है कि बहुत बढ़िया तुम गाते हो। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दे हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। जब पर्दा हटाने लगी हीराबाई तो कहता नहीं आँख से ही कहता है कि इधर देखो साइकिल वाला तुमको ही देख रहा है। बैलों के खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले को हटाने के लिए हीरामन उससे कहता है। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है मेला? कहाँ से आ रहे हो? बिशुनपुर से? बस इतनी ही दूर में थस आकर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर बोला। बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। किसको? हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनके पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की अंगुलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा कि एक साथ 5 चिलम गांजा फूंककर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों है? हीराबाई तब तक लौट कर आई और उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली और गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसका बैरों की बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं पता, क्योंकि वह सो गई थी। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया था। जब लेके आता है तब कहता है, उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आँख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते और दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन के देह में गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी तो पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी।
इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया और पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है, धन है। हीरामन ने देखा कि भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल ओठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते का दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ीवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है। यहाँ भी हीरामन झूठ बोलता है। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ गई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट के बल पर हीरामन के पत्तापुर छपीरा, हा हा, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान था, उससे कैसे कहता, ही। हीराबाई मुस्कुराते हुए गांव की ओर देखने लगी। हीराबाई कहती है कि इसको तुम दूसरा चीज़ बोल रहे हो, सिरपुर बाजार के, तुम पहले बोला छत्तापुर पचीरा के। तो कहता है हीरामन कि ये लोग जो गाड़ी वाला थे वह छत्तापुर पचीरा के ही थे, तो कैसे उसको हम झूठ बोलते तो पकड़ा न जाते। तो फिर हीराबाई हंसने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी। तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। उसने कहा, ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेते अइयो, लाख बरिस तेरा दूल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है और हर गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कि कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव के बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर की ओर अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही थी। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई के आंखों में आंख डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, और गांव की बोली आप समझिएगा, कहता है कि आप गांव की बोली समझिएगा। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई और कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों के हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गांव के गीत सुनने का है आपको? तब लिक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल को रस्सी खींचकर दाहिने को लिक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लिक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लिक छोड़कर बेलिक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलिक की? वह सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों को यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुज सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुलकी चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों पसंद है, दोनों का शौक है। इस
महुआ घटवारिन? वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है और कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा किया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन की कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ, और थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में से एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षिनी थी, बहुत बड़ी नज़र चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। किसकी? महुआ घटवारिन की माँ को, सौतेली माँ को। सबसे घट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षिनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गला साफ कर किया। हे श्रावण भदवा उमड़ नदिया हो, मैया रे गैनी भवानी हे, तड़का तड़के धड़के करेजा ओ मोरा। उस माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है और मैं बारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेले कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैरों के तेल लगाने के लिए। सतमाँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर दी। आसमान में हड़बड़ा कर उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसी दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भर कर कोसती हुई वह बोली। हीरामन ने लच किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसे भोली भाली लगती है। हीरावन के गले में कपकपी पैदा की। डैनिया मैयो मोरिहा, नोनमा चटाई काहे नाही मारली सौरी घर में। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उडगन माने उपटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए। सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी पर हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोटी छटपटाती रही। सौदागर के नगरों में बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ में जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफारी मछली जैसी फरफराती, पानी चीरती भागी चली जा रही थी, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन जो महुआ का जो यह कथा है और गीत है, हीरामन को बहुत पसंद है। हीरावन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सपरी मछली की चाल और तेज हो जाती है और उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है और पा लिया है। उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की धारा में तैरते हुए उसका मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते।
उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली में काबू में लाकर बैलों की झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं, लगता है कि 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। हीराबाई हीरामन को तारीफ करती है। तो कहता है, इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बास दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर कलेजा बांध कर चलो। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हल ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता है। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है कि वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लज्जा गया और क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी के मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ी गर्म तासीर है। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दी। कहानी बड़ी है इसलिए 2 पार्ट में आएगी। इस तरह अंतिम तक साथ देने के लिए शुक्रिया। और आगे इसका दूसरा पार्ट में पूरा कहानी समाप्त की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।